तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए बायोलॉजी का सेट। जी हाँ दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों के लिए दोस्त बायोलॉजी सबसे बड़ा झमेला है। तो आज क्या किया है कि बायोलॉजी का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेकर के हम आए हैं। ठीक है, तो जिन लोगों का दोस्त एग्जाम नहीं हुआ है अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, जिन लोगों का बचा हुआ है दोस्त शुरू से अंत तक के देख लीजिएगा बायोलॉजी का सेट, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के एग्जाम में काफी बेनिफिट भी करेगा। ठीक है, देखिए इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए कोई सेट प्रोवाइड नहीं होगी, यही तक के क्या किया जाएगा कि स्टॉप किया जाएगा। इसलिए पूरे जी जान से पूरी क्षमता के साथ जितने थे दोस्त बायोलॉजी का हमने क्वेश्चंस इसमें प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, स्किप करके या बीच में छोड़ के मत जाइएगा। जिन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है दोस्त देख लीजिए, लास्ट टाइम है, देख लीजिए। चलिए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देख लीजिए, यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्त। ये चीज कह रहा है कि पौधे में खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो किस रूप में होता है, हमें ये जानना है। ठीक है, तो इन चारों को ऑप्शन दे दिया है, इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, ये जानना है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि ये थर्ड नंबर होगा। क्या दोस्त? सुक्रोज। पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, अब ये चीजें जान लीजिए कि सुक्रोज जो होता है दोस्त दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक तो ग्लूकोज होता है, एक फ्रुक्टोज होता है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलने के बाद ही क्या होता है कि ये सुक्रोज बनता है। ठीक है, और ये सुक्रोज क्या करता है कि फ्लोएम के द्वारा, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाते हैं, तो उसी फ्लोएम क्या करते हैं कि उस खाना के माध्यम से सुक्रोज को क्या करते हैं कि पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है, जिससे पौधे को क्या मिलता है कि एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज बायोलॉजी दोस्त खत्म ही करेंगे। चलिए दिखाते हैं सेकेंड। देख लीजिए सेकेंड नंबर, ये क्वेश्चन आपको है कि छाया में पनपने वाले जो है पौधे को क्या कहते हैं। तो जो छाया में पनपते हैं, जिन्हें धूप की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने घर में भी आप लोग लगाते होइएगा, क्या दोस्त प्लांट लगाते हैं ना घर में, डेकोरेटेड प्लांट जो होते हैं सो, तो उसे भी धूप की जरूरत नहीं होती है। जो पौधे को धूप की जरूरत नहीं होती है, यानी कि छाया में भी पनप सकता है, उस पौधे को क्या कहा जाता है? इन चारों ऑप्शनों को देखिए, फटाफट बता दीजिए। देखिए आपको बताते हैं कि दोस्त साइकोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोफाइट्स। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि उसे साइकोफाइट्स कहते हैं। ऐसे पौधों को दोस्त क्या होती है कि धूप की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दोस्त अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये कवकों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़े हुए हैं कि कवकों का अध्ययन जो होता है वो माइकोलॉजी होता है। क्या होता है? माइकोलॉजी होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। और ये जो देख रहे हैं एग्रोलॉजी दोस्त, एग्रोलॉजी में जान लीजिए एग्रोएस्ट्रोलॉजी जो होता है, ये जैसे कि घास होता है, तो घासों का अध्ययन क्या होता है कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये तो जानिएगा। ये देख लीजिए, ये आपको बताते हैं कि फिनोलॉजी। फिनोलॉजी में क्या होता है दोस्त? फिनोलॉजी में जैसे जीवन चक्र होते हैं, तो जीवन चक्र में जितनी भी घटनाएं होती है उसके स्टडी को दोस्त जो हम लोग फिनोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब पोमोलॉजी तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि फल या फलों की खेती जो होती है उसका अध्ययन क्या कहलाता है कि पोमोलॉजी कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है ये चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में पाचन जो होता है, पाचन का अधिकांश भाग जो होता है वो किस अंग में होता है, हमें ये जानना है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों को देखिए, फटाफट बता दीजिए कि मनुष्य के शरीर में, मानव के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है कहां पे होता है, संपन्न जो होता है सो। देखिए करेक्ट आंसर बताते हैं आपको, ये थर्ड नंबर। क्या? छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में अधिकांश पाचन का क्रियाएं होती है। ठीक है, लगभग जान लीजिए ये चीजें कि छोटी आंत में 90% तक पाचन की क्रिया, अपशोषण की क्रिया होती है। ठीक है, 90% के बाद जो 10% बच जाता है वो बड़ी आंत में होता है और आपका अमाशय में होता है। 10% जो बच जाता है सो। ठीक है, तो 90% तक की जो है पाचन अपशोषण की क्रिया ये आपके छोटी आंत में होती है। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन कहता है कि नेत्र में जब क्या होता है ना कि दोस्त प्रकाश पहुंचता है, तो प्रकाश को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, ये जानना है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों को देखिए, फटाफट बताइए कि नेत्र में प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए इसमें क्या होते हैं जो प्रकाश को नियंत्रित करते हैं। इन चारों ऑप्शनों को देखिए करेक्ट आंसर बताते हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आइरिस, आइरिस आपका करेक्ट आंसर होगा। ये सेकेंड नंबर, आइरिस क्या करता है ना कि मनुष्य के आंखों में क्या करता है, प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, जैसे आंख में प्रकाश पड़ता है वैसे ये सिकुड़ जाता है। ठीक है, जैसे अंधेरे में जाते हैं वैसे ये फैल जाता है। तो ये आइरिस होता कहां पे? तो आंख के जो काले वाला भाग देखते हैं उसके ठीक आगे उसके सामने जो है चौरासा जो है थोड़ा सा हल्का सा डार्क में होता है, वही क्या होता है कि आइरिस होता है, वही सिकुड़ता है और फैलते रहता है। तो प्रकाश को नियंत्रित करने का काम आइरिस करते रहता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन कहता है कि निषेचित अंडाणु क्या है, कि निषेचित अंडाणु इम्प्लांटेशन के लिए कहता है कि गर्भाशय में कौन सा हार्मोन जो है तैयार करता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन तैयार करता है, हमें यह जानना है। देखिए इन चारों ऑप्शनों को देख लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा हार्मोन जो है अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय में हार्मोन को क्या करता है कि तैयार करता है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, प्रोजेस्टेरोन। क्या है, प्रोजेस्टेरोन। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रोजेस्टेरोन। देखिए मनुष्य, ये जो महिलाएं में होती है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन के अलावा एक और हार्मोन होते हैं जिसे एस्ट्रोजन के नाम से जानते हैं, एस्ट्रोजन के नाम से। ठीक है, तो एस्ट्रोजन क्या होता है कि एक हार्मोन का ग्रुप होता है, वो भी महिलाओं में क्या होता है कि सेक्स हार्मोन ही होता है, एस्ट्रोजन जो होता है सो। ठीक है, लेकिन इम्प्लांटेशन के लिए गर्भावस्था के दौरान जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन का काम होता है। ठीक है, वो क्या करता है कि वो तैयार करने का काम करता है, हार्मोन जो होता है सो, ये वाला। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एजेस्ट्रोन भी दे देगा आपको, तो अगर ये न दिया तो उसको आप टिक लगा सकते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये कोई क्वेश्चन दे दिया है कि शोषण की क्रिया क्या है, कि शोषण की क्रिया संपन्न होती है। तो शोषण की क्रिया किसमें संपन्न होती है, हमें इन चारों ऑप्शनों को देख के बता देना है। देखिए करेक्ट आंसर बताते हैं कि शोषण की क्रिया जो संपन्न होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। बहुत लोग कहेंगे कि नहीं ये गलत है, गलत नहीं है दोस्त, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब पहले ये जान लीजिए कि कैसे होती है। देखिए शोषण की जो प्रारंभिक क्रिया होती है वो 2 स्टेजों से होकर के गुजरती है। लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लेकिन वो नहीं दिया ऑप्शन में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया हम मार दिए। पहला जो शोषण की क्रिया होती है वो कहां पे होती है दोस्त, कोशिका द्रव से होती है पहले शुरू। ठीक है, जब कोशिका द्रव में पहले क्या होती है, जिसको साइटोप्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसमें क्या होती है कि शोषण की क्रिया होती है। उसके बाद जो है जो प्रक्रिया बच जाती है, उसके बाद जो है सेकेंड स्टेज में क्या होती है कि ये शोषण की क्रिया जो संपन्न होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। या तो आपको कोशिका द्रव दे देगा या माइटोकॉन्ड्रिया दे देगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया तो कोशिका द्रव आराम से मार दीजिएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्मा जो कहते हैं इसको। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि कृत्रिम गुर्दा, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करती है, हमें ये जानना है। देखिए आर्टिफिशियल किडनी, जिस आदमी में या जिस मनुष्य में क्या होता है ना कि किडनी फेल हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, वैसे में क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियल किडनी उसे लगा दी जाती है। तो वो आर्टिफिशियल किडनी जो होती है वो किस सिद्धांत पे काम करती है, हमें यह जानना है। देखिए आर्टिफिशियल किडनी जो होती है दोस्त वो डायलिसिस के सिद्धांत पे काम करती है। किसके, डायलिसिस के सिद्धांत पे, ध्यान रखिएगा। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि डायलिसिस के सिद्धांत पे। अब ये चीजें जान लीजिए कि डायलिसिस में होता क्या है दोस्त। आर्टिफिशियल किडनी, किडनी का काम क्या होता है कि रक्त जो उससे में पहुंचता है उसमें क्या करता है कि रक्त से जो अशुद्धियां होती है उसको निकाल देती है, छान देती है, शुद्ध रक्त को पास करता है वो। ठीक है, तो ये काम होता है डायलिसिस का। अब ये जो प्रक्रिया होती है वो किस सिद्धांत पे काम होती है, जैसे कि अशुद्धि को, ब्लड से अशुद्धि को अलग करना, वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो वो विसरण के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये वाला जो विसरण देख रहे हैं तो अंदर जो छानने की प्रक्रिया होती है वो विसरण के सिद्धांत पे होती है, लेकिन आर्टिफिशियल किडनी जो है वो काम करती, जो आर्टिफिशियल किडनी वो डायलिसिस के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, छानने की प्रक्रिया को जाइएगा तब ये जो है विसरण मार दीजिएगा आप आराम से। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि मस्तिष्क के, हाँ दे दिया कि मस्तिष्क के कहता है कि किस भाग को दोस्त भूख लगने की या भोजन से जो है आपको क्या करता है कि जो भूख लगती है उसकी जो है क्या करता है ना कि दोस्त अनुभव कराता है। तो इसमें से कौन कराता है, हमें यह जानना है। देखिए करेक्ट आंसर बता देते हैं आपको कि क्या है जो हमें भूख लगने पे या क्या होता है कि प्यास लगने पे या नींद लगने पे भी जो हमें ये क्या करता है कि अनुमति देता है, वो कहां पे, किस केंद्र में स्थित होता है, तो वो हाइपोथैलेमस में होता है। कहां पे, हाइपोथैलेमस, ध्यान रखिएगा। ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। अब ये जान लीजिए कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, प्लस ये जान लीजिए कि ये भी होता है कि भूख लगने की जो स्थिति होती है या प्यास लगने की जो होती है उसकी अनुभूति भी ये कराता है, जो ये आपका क्या होता है कि हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। वैसे जान लीजिए कि होता किसका है ये काम, वैसे मेनली रूप से अगर देखा जाए तो दोस्त अग्र मस्तिष्क का काम होता है। अग्र मस्तिष्क का ही ये जो है हाइपोथैलेमस जो है वो एक पार्ट है अग्र मस्तिष्क का ही। ठीक है, इसलिए अग्र मस्तिष्क तो इस ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए हमें क्या है कि हाइपोथैलेमस का मारना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिएगा एग्जाम में दोस्त ऐसी तरह से ही कंफ्यूज करके रखता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। आराम से जो है एग्जाम को, बायोलॉजी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दोस्त उसी के आधार पर आज बायोलॉजी हम खत्म करने जा रहे हैं। चलिए देखिएगा, देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से वह कौन से वैज्ञानिक है, निम्नलिखित में से वह कौन से वैज्ञानिक है जिसने पहली बार क्या है कि रक्त परिसंचरण की व्याख्या की थी। रुधिर, ठीक है,
रक्त यानी कि रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी, मतलब कि हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन बनता है उसका उन्होंने व्याख्या किया था। तो इन चारों ऑप्शनों में से देख लीजिए, आप बता दीजिए कि कौन थे वो वैज्ञानिक जिन्होंने रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी सबसे पहले। देखिए करेक्ट आंसर बता देते हैं आपको, ये फर्स्ट नंबर हार्वे। हार्वे साहब ने ही क्या किया था कि सबसे पहले बता दिया था रुधिर परिसंचरण का, ठीक है, सबसे पहले हार्वे साहब ने उन्होंने क्या बताया था कि जितने भी मतलब खून जो होते हैं हमारे शरीर में वो क्या करते हैं कि दोस्त जो हार्ट से निकलते हैं और जाकर के पूरे बॉडी में परिसंचरण होता है और फिर वापस कहां आते हैं, हार्ट में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हार्वे साहब ने ही बताया दिया था, इसको ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वैज्ञानिक यही थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाला जो है पादप हार्मोन कौन सा होता है, ये जानना है। देखिए कोशिका विभाजन में जो पादप जो हार्मोन होता है जो हमें क्या करता है कि मदद करता है, ठीक है, कोशिका विभाजन में जो मदद करने वाला हार्मोन होते हैं, आपको करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त, ये थर्ड नंबर क्या, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है कि कोशिका विभाजन में मदद करता है। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि एब्सिसिक एसिड दे दिया है, ये काम करता है, क्या काम करता है, तो ये पौधे की जो वृद्धि होती है उसे रोकने में काम करता है, ये एब्सिसिक एसिड जो होती है सो, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सेकेंड नंबर देख लीजिए, ये आपको दे दिया है कि जिबरेलिन, ठीक है, जिबरेलिन का काम क्या होता है कि पौधे में वृद्धि करने का काम होता है, ठीक है, तो ये एक तरह का वृद्धि करने का काम होता है, ये वृद्धि रोकने का काम करता है, और ये जो देख लिए है ये कोशिका विभाजन करने का काम करता है, ये जो साइटोकाइनिन है सो, ठीक है। इस सबको ध्यान में रखिएगा दोस्त, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऐसे या एग्जाम में आपको आने की संभावना है, इसलिए सारे बायोलॉजी यहीं से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है, किडनी जो होता है वो कार्य करना बंद कर देता है, तब हमारे शरीर में क्या जमा हो जाता है, किस तरह के पदार्थ जो है वो जमा हो जाता है, ठीक है, हमें ये जानना है। देखिए जब किडनी दोस्त कार्य करना बंद कर देता है तो आपको हम बताते हैं करेक्ट आंसर। जब किडनी आपको कार्य करना बंद कर देगा तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है ना कि अशुद्धि पदार्थ जो होती है वो जमा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में क्या होती है ना कि क्या होता है कि ब्लड जो है जाता है किडनी में, क्या करता है कि उसे फिल्टर करता है, शुद्ध रक्त से को अलग कर देता है, उससे अशुद्धि अलग कर देता है, ठीक है। तो ये काम होता है उसका करना, लेकिन क्या होता है किडनी ही काम नहीं करेगा, उस कंडीशन में क्या होता है ना कि रक्त फिल्टर नहीं हो पाता है, तब उस समय आपका अपशिष्ट पदार्थ जो है वो जमा होने लगता है, जैसे कि यूरिया भी हो गया, ठीक है, यूरिया भी उसके साथ जमा होने लगता है और बहुत सारे जो है शुद्धि जमा होने लगती है। इस कंडीशन में मरीज की क्या क्या होती है कि कंडीशन काफी हालत खराब हो जाती है, और उस कंडीशन में जानते हैं कि उसकी स्थिति जान जाने के लायक भी हो जाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, किडनी अगर खराब हो जाए तो आपका काम नहीं करेगा, रक्त जो है उससे शुद्ध अशुद्धि का नहीं निकाल पाता है। यह आपका क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, बने रहिएगा। चलिए दिखाते हैं आपको। हाँ देख लीजिए, ये अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, ये चीज कह रहा है कि मानव का अधिकांश लिंग संगलन जो होता है लक्षण वो जीन्स डैश के किसके जीन्स में होते हैं ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए आपको हम बताते हैं कि किसके गुणसूत्र में होता है, मानव का अधिकांश लिंग संगहन जो होता है वो कौन से गुणसूत्र में सबसे अधिक होता है। देखिए करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त, ये फर्स्ट नंबर आपका होगा क्या, एक्स गुणसूत्र। एक्स गुणसूत्र में क्या होता है कि मानव का अधिकांश जो है लिंग संगहन होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक्स जो गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम जो होता है वो पुरुष में पाई जाती है और महिला में पाई जाती है, इसलिए सबसे ज्यादा जो है लिंग संगहन लक्षण जो पाया जाता है वो एक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है, ठीक है, वाई में नहीं, क्योंकि वाई में सिर्फ पुरुष में होता है महिला में नहीं होता है, इसलिए जो है उसमें कम होता है। ये एक्स वाले में क्या होता है कि लिंग संगहन ज्यादा होता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपचार जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है, किसका उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं इसमें से कि कोबाल्ट 60 का उपयोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है कैंसर के उपचार में करते हैं, ठीक है। तो ये कोबाल्ट 60 क्या होगा कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कोबाल्ट 60 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधे से मिलकर के बनता है वो पौधे कौन से हैं, हमें इन ऑप्शनों में देखना है, ठीक है। तो लाइकेन जो बनता है वो किन दो पौधे से बनता है दोस्त, कवक और सवालों से मिलकर के बनता है। किससे, कवक और सवाल से, ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि कवक और सवालों से मिलने से क्या होता है कि आपका लाइकेन बनता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि पादप कोशिका के सबसे बाहरी जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है। देखिए पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण जो होता है उसके क्या कहते हैं हम लोग,
कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कोशिका भित्ति के नाम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। ये चीजें जान लीजिए कि कोशिका भित्ति जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो होता है पादप में ही पाया जाता है, वो किसी भी जीव जंतु में नहीं पाया जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो जंतु उत्तक में नहीं पाई जाती है, तो ये कोशिका भित्ति जो होता है वो जंतु में नहीं पाई जाती है, केवल और केवल पादप उत्तक में ही पाई जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, पादप में पाई जाती है, पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि स्वाइन फ्लू जो होता है तो वो शरीर के किस तंत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, ये हमें जानना है। देखिए स्वाइन फ्लू जो है वो H1N1 से क्या होने वाला जो है संचरण रोग होता है। ठीक है, स्वाइन फ्लू जो होता है ये पक्षियों में पाया जाता है। ये सबसे ज्यादा जो होता है दोस्त किसको सबसे ज्यादा इफेक्टेड करता है, तो ये श्वसन तंत्र को सबसे ज्यादा क्या करता है कि इफेक्ट करता है। ठीक है, किसे? श्वसन तंत्र को। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि सबसे ज्यादा श्वसन तंत्र को ये इफेक्ट करता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि एक लंबी अस्थि जो है दूसरे अस्थि के सिरे से जब जुड़ता है तो वो जोड़ने का काम इसमें से कौन करता है, ये जानना है। मतलब हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है? हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम। देखिए हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है? हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि लिगामेंट करता है। कौन करता है? लिगामेंट। आपका ये क्या होगा कि सेकंड नंबर आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा कि लिगामेंट हड्डी से हड्डी जोड़ने का काम करता है। कभी कभी ये क्वेश्चन देता है कि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करता है, तो वो टेंडन करता है। कौन करता है? टेंडन। ये टेंडन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन आपको। चलिए देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्त ये कह रहा है कि मानव की श्वास नली के दीवार में होती है, तो मानव के श्वास नली की दीवार में क्या होती है ये जानना है। कौन सी अस्थि होती है या उपास्थि होती है या किस आकार की होती है, हमें ये जानना है। देखिए सबसे पहले तो ये चीज जान लीजिए कि मानव की श्वास नली में जो होती है वो अस्थि नहीं होती है बल्कि उपास्थि होती है। क्या होती है? उपास्थि। ये बात क्लियर हो गया कि उपास्थि होती है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अब हमें ये जानना है कि ये होगा कि ये होगा। दोस्त जान लीजिए कि सी आकार का होता है, ना कि ओ आकार का होता है। क्या होता है? सी आकार की उपास्थि जो है मानव के श्वास नली में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, सी आकार की उपास्थि होती है। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन। हाँ देख लीजिए, ये नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तकों के बाहर आने वाले जो है रुधिर में कहता है किसकी मात्रा जो है सबसे अधिक होती है, हमें यह जानना है। देखिए अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो ये उत्तकों के बाहर आने से रुधिर में जो है सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। क्योंकि रुधिर जो लेकर के जाता है, हीमोग्लोबिन जो लेकर के जाता है अपने साथ ऑक्सीजन लेकर के जाता है। अब बाहर जब लेकर के आता है तो वो जो उत्तकों में बाहर आने वाले जो रुधिर होते हैं वो क्या होता है कि सबसे ज्यादा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी होती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि हृदय का पहला जो है प्रतिस्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था। देखिए हृदय की पहला जो प्रतिरोपण किया गया था या प्रतिस्थापना जो किया गया था वो डॉक्टर जो है बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर बर्नार्ड साहब के द्वारा किया गया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड थे। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट थे। ठीक है, देखिए डॉक्टर बर्नार्ड साहब ने कहां पे किया था, तो सबसे पहले दुनिया का सबसे पहला मानव का ही जो हृदय का प्रतिरोपण किया गया था जो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, केप टाउन शहर में किया गया था। ठीक है, जो ग्रेट सूर अस्पताल थे, 3 दिसंबर 1967 ईस्वी में जो है इसका सर्जरी किया गया था। जब एक महिला क्या हुई थी कि घायल हो गई थी, तब उनके हार्ट का ट्रांसप्लांट किया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ठीक है, केप टाउन शहर में। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभाजन किस प्रकार होता है, हमें यह जानना है। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो विभाजन होता है ना वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। ध्यान रखिएगा, ये पहला नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन करने का क्या मतलब होता है कि दोस्त अर्धसूत्री कहने का मतलब होता है कि एक कोशिका जो होती है वो 2 छोटे छोटे कोशिका में बट जाती है, वही अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, प्रोकैरियोटिक में यही अर्धसूत्री विभाजन होती रहती है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि प्रत्येक गुणसूत्र में क्या होता है कि एक जेली के समान जो है क्या होता है कि एक गाढ़ा सा भाग होता है, वो क्या कहलाता है, हमें ये जानना है। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक गुणसूत्र में एक जेली से क्या होता है कि एक गाढ़ा सा जो पदार्थ होता है या भाग होता है, उसे जो कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ये आपका सेकेंड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्त कम से कम स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आप क्या कीजिएगा कि आराम से जो है उसका पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि टेलीग्राम पे
आपको पीडीएफ हम भेज देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ ही है। ठीक है, तो सभी लोग जाकर के टेलीग्राम से पीडीएफ ले लीजिएगा इसका। चलिए देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में कहता है कि लगभग जो है कितने अवशेषी अंग होते हैं, ये जानना है। देखिए मनुष्य के शरीर की बात अगर कर लेते हैं तो मनुष्य के शरीर पूरे बॉडी में जो होते हैं लगभग 10 अवशेषी अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? 10 अवशेषी अंग होते हैं। नाम आपको बता देंगे, पीडीएफ ले लीजिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि 10 अवशेषी अंग होते हैं। पीडीएफ में सारा नाम दिया हुआ है, जाकर के ले लीजिएगा, नहीं तो बोलेंगे तो फिर क्वेश्चन जो है लेट हो जाएगा, ज्यादा नहीं दिखा पाएंगे आपको क्वेश्चन, इसलिए पीडीएफ ले लीजिएगा आप सारा, क्योंकि सारा डिटेल्स जो है दोस्त पीडीएफ में लिखा हुआ है, एक एक करके लिखा हुआ है, इसलिए पीडीएफ जाकर के टेलीग्राम से ले लीजिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है एक जीन एक एंजाइम की संकल्पना किसने दी थी? तो एक जीन एक एंजाइम का संकल्पना जो था वो किसने दिया था दोस्त? बिट्टल एंड टेंडन साहब ने दिया था। किसने? बिट्टल एंड टेंडन साहब में। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि बिट्टल और जो है टेंडन साहब ने एक जीन और एक एंजाइम की संकल्पना दी थी। ठीक है, उनका क्या कहना था? एक जीन और एक एंजाइम के संकल्पना में ये उन्होंने कहा था कि जितने भी जीन होते हैं, जितने भी जीन्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि जितने भी कोशिका होते हैं, ये कहिए कि जितने भी कोशिका होते हैं उसमें प्रत्येक में क्या होता है कि एक जीन मौजूद होता है और प्रत्येक जीन्स क्या करता है कि एंजाइम का उत्पादन करते हैं। ठीक है, जो एक कैटेलिस्ट का काम करते हैं और वो एक फेनोटाइप बनाते हैं। तो एक जीन एक संकल्पना में यही कहा गया था, जो बिट्टल साहब के द्वारा कहा गया था। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये कहता है कि किस रुधिर में कहता है आपको कि एंटीजन ए बी होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि दोस्त एंटीबॉडी नहीं होता है। एंटीजन तो ए बी होता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होता है, हमें ये जानना है। तो इसमें से किसमें? देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एंटीजन ए बी दे दिया है तो ए बी में ही जाएंगे हम लोग। किसमें? ए बी में ही। तो ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि ए बी। एबी वाले रुधिर जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसमें क्या होता है कि एबी एंटीजन पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जो लोग एबी के ग्रुप वाले होंगे वो थोड़ा समझ लेंगे, सुधर जाएंगे, सुधर क्या जाएंगे। चलिए देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्रोमोसोम को सबसे पहले जो है परिभाषित यानी शब्द का उपयोग जो किए थे वो कौन किए थे? ठीक है, कि क्रोमोसोम नाम उन्होंने क्या किया था कि दिया था। तो सबसे पहले किसने दिया था, हमें यह जानना है। देखिए आपको बताते हैं कि क्रोमोसोम का सबसे पहले जो शब्द का यानी गढ़ किया था या शब्द का मतलब उपयोग किया था वो किए थे वाल्डेयर साहब ने। किसने? वाल्डेयर साहब ने। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि वाल्डेयर साहब ने ही क्रोमोसोम का सबसे पहले नाम रखे थे। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। पाचन तंत्र में दे दिया है कि पाचन तंत्र में क्या होता है कि एमाइलेज एंजाइम का क्या कार्य होता है, हमें यह जानना है। ठीक है, तो पाचन तंत्र में एमाइलेज एंजाइम का काम क्या होता है दोस्त? स्टार्च को पचाने का काम करता है। क्या करता है? स्टार्च को पचाने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, ये कि स्टार्च को पचाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं सारे सवाल। चलिए हाँ अगला नंबर ये क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहता है कि ऊर्जा उत्पन्न करने वाला जो है कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो कोशिका का पावर हाउस हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसलिए ज्यादा विशेष बताने की जरूरत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, बिजली घर सब जानते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि मृदु उत्तक कोशिका जो होती है वो किस कोशिका भित्ति से बनी होती है, हमें यह जानना है। ठीक है, देखिए मृदु उत्तक कोशिका जो होती है वो किससे बनी होती है दोस्त? सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे? सेल्यूलोज से। घास में जो होती है सेल्यूलोज से। ठीक है, ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि पाइसम जो है पाइसम सेटाइवम का सामान्य जो है वनस्पतिक नाम क्या होता है, हमें यह जानना है। ठीक है, देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि ये पाइसम सेटाइवम का सामान्य जो है वनस्पतिक नाम जो होता है वो मटर का होता है। किसका होता है? मटर का। अब ये जान लीजिए कि किस मटर का होता है, जंगली वाले मटर का होता है या गार्डन वाले मटर का नाम होता है। तो आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि ये जो मेंडल साहब ने प्रयोग किया था उसी मटर का नाम है। अब मेंडल साहब ने कोई जंगली मटर का प्रयोग नहीं किया था बल्कि उन्होंने गार्डन वाले मटर पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये गार्डन वाले मटर का नाम है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि उद्यान मटर, यानी कहने का मतलब कि गार्डन वाला जो है मटर होता है सो। ठीक है, पूछे जाते हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए ये क्वेश्चन दोस्त। ये क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है? ये चीज कह रहा है कि जो जीवाणु आकार में क्या होता है कि सबसे छोटा होता है वो क्या कहलाता है। इन चारों ऑप्शनों को देखिए, बताइए। आप
पकड़ नहीं पाइएगा ऑप्शन देख करके कि सबसे छोटे जो जीवाणु होते हैं आकार में उसे क्या कहते हैं। वैसे तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है वो सबसे छोटी होती है, सबसे जो नंगी आंखों से भी नहीं देखते हैं उसको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो उसी बैक्टीरिया के मतलब की श्रेणी में जो आते हैं वो गुलाणु आते हैं। क्या आते हैं? गुलाणु, जो सबसे छोटे आकार में माने जाते हैं ये जीवाणु जो होते हैं। सो ठीक है, तो गुलाणु आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये सेकेंड नंबर आंसर गोलाणु। गोलाणु आकार में जीवाणु जो होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अच्छा चलिए, तो दोस्त बायोलॉजी में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके लिए हम लेकर के आए थे। आज ये क्लास क्या था कि दोस्त लास्ट क्लास था, तो जो हमने आपको क्या किया है कि बता दिया है। अब इसके अगले दिन से आप क्या कीजिए कि एनटीपीसी का इंतजार कीजिएगा। तो हम एनटीपीसी का बैच लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, तो वेट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे हम एनटीपीसी के लिए बैच लाएंगे दोस्त, जो लोग तैयारी करने वाले हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और जिस तरह से हम टेक्नीशियन को पूरी अभी तक के लास्ट तक के आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं दोस्त, उसी तरह से वादा करते हैं कि एनटीपीसी को भी आपके एग्जाम तक हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, और टेस्ट के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, बता ही चुके हैं आप लोगों को एप्लीकेशन, तो वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो बेल आइकन ऑन ही कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए अभी क्या कीजिए कि दोस्त हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे आपके लिए एक नए वीडियो, एक नए सेट के साथ, एक नए तरीके से मिलेंगे हम। ठीक है, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद दोस्तों।